हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गोविंद और स्वागत है आप सबका एग्जाम स्टडी आर्ट पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से पॉलिटी के जो एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज उनके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रस्तावना एवं अनुसूची। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जो संविधान की प्रमुख विशेषता प्रस्तावना अनुसूची में से 2019 में एक, 2018 में एक, 2017 में से 5 और 2016 में एक और 2015 में एक, यानी यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। यानी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देखते हैं टोटल क्वेश्चन पॉलिटी में से कितने आए थे। 2019 में 13, 2018 में 15, 2017 में 19, 2016 में 12 और 2015 में 5 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। यानी कि जो पॉलिटी का वेटेज है प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए आइए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में के संविधान में नवी अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तब पहले जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, तभी नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। उससे पहले जो मूल जो संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी और पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, क्योंकि जो जमींदार प्रथा थी उसका उन्मूलन किया गया था और उसमें जो विषय थे नवी अनुसूची में जो जोड़े गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो नवी अनुसूची थी इसमें राज्य के द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है उसके बारे में भी उल्लेख किया गया था। 11 जनवरी 2007 को न्यायालय ने एक वर्डिक्ट दिया। उसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी जो विषय हैं संविधान की अनुसूची 9वीं में जो जोड़े गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं या उनका हनन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपाल को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, गवर्नर जनरल को। जो भारतीय शासन अधिनियम था 1935 का, उसके अंदर जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो देसी रियासत थी उनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी इसके अंदर। और इसके अंदर शक्तियों का बंटवारा था वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। और बची जो अवशिष्ट शक्तियां थी उन्हें गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी। परंतु जो देसी रियासतें थी उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए जो अखिल भारतीय संघ है वो अस्तित्व में नहीं आ सका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, कौन सा है वो। पहला ऑप्शन है विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें जो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें इनमें से कौन सा समाविष्ट नहीं है, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता समाविष्ट नहीं है, क्योंकि जो प्रस्तावना है उसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। यानी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय के बारे में बात कही गई है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। यानी कि जो लोकतंत्र है यह किसे क्रियाशील बनाता है, इसमें यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह को। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को यह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का यह उत्कृष्ट गुण है, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था से इसका मतलब होता है। जो लोकतंत्र के अंदर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव किए जाते हैं, यही इसके उत्कृष्ट गुण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं को मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होते हैं। यानी कि जो उनके जो मत थे या उनके जो विचार थे वह किसमें व्यक्त होते हैं। पहला ऑप्शन, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल
कर्तव्य। इनमें से आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा उद्देशिका, यानी जो प्रस्तावना है उनमें उनके विचार व्यक्त होते हैं। भारत के संविधान सभा में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसके जो भी आदर्श गुण थे उन्हें जो है उद्देशिका में समाहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, यानी कि जो समाज होता है उसमें समानता होने पर कौन सी चीजों का अभाव होता है, यानी विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है या विचारधारा का अभाव है। जो समाज में समानता होगी तो वहां पर विशेष अधिकार होते हैं उनका अभाव होगा, यानी एक जो समाज होगा उसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार होंगे, किसी भी पक्ष को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? जो भारतीय संघ है उसकी विशेषता नहीं है, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा ऑप्शन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और चौथा ऑप्शन यह है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। जो भारतीय संघ है वह, जो इसमें से जो आंसर आएगा आपका, आप एक बार ऑप्शन देखें तो इसमें आएगा भारतीय संघ में स्वतंत्र न्यायपालिका है, हाँ ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, हाँ ये भी सही है। और जो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका अल्टीमेट क्या आंसर है, क्या आ जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। जो संघ है वो जो इकाइयां हैं, यानी जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी सहमति का परिणाम नहीं है भारतीय संघ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। जो तीसरा ऑप्शन है, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। चौथा ऑप्शन है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी इसका आंसर आ जाएगा। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और जो मत देने वाले जो सदस्य होते हैं उनके कम 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर जो राज्यसभा है संसद को यह राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए अधिकार दे सकती है। यह अनुच्छेद 312 के अंतर्गत बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं व 6ठी अनुसूची के ऊपर निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? पहला ऑप्शन, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्य के सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायत की शक्तियों, प्राधिकारों, उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध है वह अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। जो 5वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पार्ट जो सेकंड है हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। ये 2015 से 2019 तक के क्वेश्चन थे। अब 2015 से 1995 तक के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।